जय श्री कृष्णा। आज संडे है जो कि छुट्टी का दिन होता है। तो आज हमने जो कल स्टार्ट किया था बैंकिंग सेक्टर को स्टार्ट लेके हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस किया था, उसके फंडामेंटल देखे थे। आज हम उसी सेक्टर की एक कंपनी लेके आए हैं, पीएनबी बैंक। आज हम डिस्कस करेंगे पीएनबी बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक। ये इसका एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? इसका एनालिसिस करने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि पूरी मतलब इस सेक्टर में क्या चांस है, आने वाला 10-15 साल क्या होने वाला है, क्या इसकी डिमांड बढ़ेगी या कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है इस सेक्टर में। और फिर उसका वर्ल्ड इकोनॉमी से लिंक करके इंडियन इकोनॉमी से जोड़ेंगे और फिर इसका डीप लेवल पे इसके फाइनेंशियल को चेक करेंगे। और फिर हम ये देखना चाहेंगे, ये सीखना चाहेंगे कि क्या वास्तव में पीएनबी बैंक इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। हालांकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप सेबी रजिस्टर एनालिसिस से बात कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी है। आप कन्विक्शन है, आपकी सारी कंडीशन मीट हो जाती है, लेकिन जो आपके हाथ में है ही नहीं, दो चीज आपके हाथ में नहीं है, होल्डिंग पीरियड और प्राइस की मूवमेंट। की प्राइस आपने 100 रुपए पे लिया, वो प्राइस 80 भी आ सकता है। और जो आपका सारी कंडीशन मीट हो रही थी, अपने 100 के टारगेट पे 100 पे कोई शेयर लिया, आपका टारगेट 120 था, लेकिन किसी भी वजह से वो शेयर का प्राइस 80 पे आ जाता है, तो कंपनी बेकार नहीं होती, लेकिन आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगा। तो कभी टारगेट हो सकता है 6 महीने में आ जाए, कभी 1 साल में आ जाए, कभी 2 साल में आ जाए, कभी 4 साल में आ जाए। तो स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाना चाहिए जो कम से कम आपको 5 साल के लिए उसकी जरूरत है ही नहीं, मतलब 5 साल के लिए वो पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वही पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा, कोई भी ब्रोड मनी ना हो, कि उधारी में कोई भी पैसा ना लगाए। तीसरा, कि 5% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो का एक शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीएनबी बैंक को। पीएनबी बैंक में जाने से पहले हमें बेसिकली दो चीजों को देखना है। एक तो इंडिया की पर कैपिटल इनकम, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंडिया की पर कैपिटल इनकम जिस प्रकार से बढ़ रही है, 2800-2900 रुपए डॉलर जो है, और ये 10,000 तक जब जाएगी आने वाले 15 साल में, 20 साल में, तो जो हाल ही के अवेलेबल जो डाटा है ना, जैसे जापान, जब जापान की इकोनॉमी 2500 से 10,000 में गई थी, तो वहाँ वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन नजरों में आए थे, और वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। क्योंकि जब 2500 से 10,000 में जाती है ना, लोगों के जो कम चीजें मतलब एक्सपेंडिचर खत्म होके जो पैसा बचता है, तो वो लग्जीरियस आइटम में जाते हैं, जैसे कोई एसी लेगा, मतलब आईफोन लेगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगी, ये प्रॉपर डीलर के थ्रू होगा, जिसका डाटा ना आपका गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाएगा। इससे इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट होती है, और साथ ही साथ लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो हमने देखा था इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की इकोनॉमी जो आने वाले 15 साल है वो जबरदस्त रहने वाली है। तो इंडिया में 15-20 सालों में कोई डरने की बात है नहीं। और रही बात इस सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रो करेगा। क्योंकि लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, तो पैसा कहाँ जाएगा? पैसा बैंक में जाएगा। भारत जो में आई थी मोदी सरकार 2014 में, तो एक लेकर आए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया गया था उनमें, कि फ्री में अकाउंट खोले गए। फ्री में अकाउंट खोलने का एक ऑब्जेक्ट ये था कि लोगों का पैसा मैक्सिमम बैंकों में रहे। जैसे जो मनरेगा के अधीन जो काम करते हैं, यदि उन्हें कैश दे देंगे, तो वे मैक्सिमम पैसा खर्च कर देते थे। अब क्या होगा, मनरेगा के अकाउंट को लिंक किया गया, बैंक अकाउंट खोले गए उनके, तो वो अकाउंट में जब पैसा एक बार आ जाता है अकाउंट में, तो हो सकता है कि एक बार निकाल ले, दूसरी बार ना निकाले। क्योंकि ये एक तरह से सेविंग की आदत पड़ जाती है लोगों में, कि यदि बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये हुए, 3,000 रुपये हुए, और वो बढ़ रहा है और उस पर थोड़ा सा ब्याज भी मिल रहा है, तो लोगों की हैबिट बन जाती है कि क्या करे, इससे अच्छा तो बैंक में ही रख ले पैसे, क्योंकि यदि निकाल देंगे तो खर्च हो जाएंगे। तो ये एक पूरा माइंडसेट चेंज करता है, और भारत की सरकार ये बड़े लेवल पे कर रही है। और ये आने वाले 2014 से आज के कंपेयर में करोगे, तो इंडिया में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैक्रो लेवल पे देखा जाए, तो ये पॉइंट बहुत वैलिड है। दूसरा पॉइंट है जो करंट की सिचुएशन है, उसमें आरबीआई ने जैसे डाउनग्रेड की साइकिल स्टार्ट कर चुका है, रेपो रेट 2 बार कम कर चुका है, और एक मतलब डाउन साइकिल शुरू हो चुकी है रेपो रेट की घटने की।
यदि जून की जो कमेटी आएगी मे बी कि वो रेपो रेट को कम करे, तो जब रेपो रेट कम होगी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बैठी हुई है वो सोच रही है कि मतलब जो लोन उन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं तो उस पे ब्याज पहले ज्यादा जा रहा था, अब जब रेपो रेट कम होगी तो ब्याज भी कम जाएगा, और जब ब्याज कम जाता है तो जो वो इंटरेस्ट पे करते थे ना, जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो लोन लिया है, तो वो अमाउंट कम हो जाएगी ना, तो वो 2 क्वार्टर के बाद वो दिखनी शुरू हो जाएगी। जो उनके अभी के हालिया प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस है, तो वो एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट के रूप में जो वे दे रहे हैं, लोन के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कम हो जाएगी। और बैंकों के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नुकसान ये है कि बैंक का जो बैंक ने लोन दे रखे है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई, तो जो बैंक को मिलने वाला इंटरेस्ट वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अभी 1-2 क्वार्टर में। लेकिन एक बड़े लेवल पे देखा जाए तो बिजनेस तो बढ़ेगा ना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां किसी वजह से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की हाई की वजह से लोन नहीं ले रही थी, तो वो क्या करेगी, बड़ी बड़े लेवल पे लोन लेगी, अपना एक्सपेंशन करेगी। और भारत ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेंट्री थी उसमें यही देखा गया, यही पाया गया कि भारत अभी एक्सपेंशन के मूड में, मतलब ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रोथ के मूड में। तो वहां से वो पॉइंट क्लियर हुआ कि मैक्रो लेवल पे हमने दोनों चीज देखी कि एक तो आरबीआई भी पूरा सपोर्ट में कर रहा है, और दूसरा इंडिया की पर कैपिटल इनकम भी पूरी सपोर्ट में है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बार बार कहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो का पोर्ट चाहे कितनी भी कन्विक्शन आ जाए किसी भी शेयर में, अपने पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर किसी भी कंडीशन में एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। और इसमें फोर्थ पॉइंट और ऐड करूंगा कि कोई भी उधारी में पैसा लेकर इन्वेस्ट ना करें। और फिफ्थ पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में आए हो तो कम से कम वो पैसा लगाए जिसकी आपको आने वाले 5 साल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि ये मार्केट है, स्टॉक मार्केट, इसमें सर्टन मतलब एक निश्चित रूप से कह दो ना, कोई कोई 5 महीने में रिटर्न मिल जाएगा, वो कोई नहीं कह सकता। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कोई एफडी नहीं है, कोई पीपीएफ नहीं है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। यदि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है तो वो ऑप्शन है, आप पीपीएफ करा सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना करा सकते हो, एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, पास अदर ऑप्शन है। तो मैं यदि मैनली देखा जाए, यदि स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाना है तो सिर्फ वो पैसा लगाए जो आने वाले 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट, मतलब 5 साल, आने वाले 5 साल के लिए उसकी उस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है लास्ट 5 to 6 ईयर्स में वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।